नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज की टॉप 100 खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर्स को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कोरोना महामारी के मद्देनजर वर्चुअली किया जा रहा है। इस मौके पर नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार की ठीक बाद किया जा रहा है। इससे पहले फरवरी में आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह में मोदी ने स्टूडेंट से अपनी क्षमता को पहचानने और आत्मविश्वास के मंत्रों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहने को कहा था। पीएम मोदी ने आईआईटी को स्वदेशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा था। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा था कि इंजीनियरों में चीज़ों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के क्षेत्र में जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। एक तकनीकी विफलता हमेशा नए इनोवेशन के लिए और ले जाती है। उन्होंने कहा था कि आप जो कुछ भी करते हैं और जो आप हासिल करना चाहते हैं उसमें संयम रखें। आपके पास जल्द मिलने वाली सफलता के लिए कोई जगह नहीं है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 2 दिन से चित्रकूट में हैं। बुधवार को वह पद्म विभूषण जगद्गुरु सांबरचार्य महाराज से शिष्टाचार भेंट करने के लिए तुलसीपीठ आश्रम गए। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद सांबरचार्य ने बड़ा बयान दिया। रामभद्राचार्य यही नहीं रुके। उन्होंने योगी सरकार और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव पर भी निशाना साधा। बोले, यहां के जिला पंचायत में से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन यूपी में फिर बीजेपी की सरकार ही बनेगी। योगी सरकार का काम केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित है, उसका धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों गाजियाबाद में भागवत ने कहा था, यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहां नहीं रह सकता है तो वह हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। देश में बुधवार को 45,724 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 44,506 लोग ठीक हुए और 819 की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 359 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 56 दिन बाद ही एक्टिव केस में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले 12 मई को 3.62 लाख केस आए थे और 3.52 लाख मरीज ठीक हुए थे। इसी दिन एक्टिव केस में 6,399 की बढ़ोतरी हुई थी। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियां तो है, साथ ही छूट भी है। इनमें कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। एलआर अगरबत्ती यानी लालू राबड़ी अगरबत्ती की खुशबू अब चारों तरफ फैलेगी। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब बिजनेसमैन भी बन गए हैं। उन्होंने अगरबत्ती का कारोबार शुरू कर दिया है। लालू खटाल का मतलब लालू की गौशाला से है। वहां बड़ी संख्या में लालू प्रसाद गाय और भैंस रखते हैं। सत्ता में रहने के दौरान मुख्यमंत्री आवास में भी लालू प्रसाद का खटाल था। इसी में अगरबत्तियां बनती हैं और शोरूम से बेची जाती हैं। तेज प्रताप यादव शोरूम में हमेशा नहीं बैठते, कभी कभी आते हैं, लेकिन यहां लगे सीसीटीवी कैमरे से वे हमेशा मोबाइल के जरिए निगरानी करते हैं। सूत्रों ने शोरूम को देखा तो वहां अभिलाष कुमार और काव्या से मुलाकात हुई। हम विजुअल बनाना चाहते हैं, तो अभिलाष ने तेज प्रताप यादव को फोन किया और सर, मीडिया वाले विजुअल बनाना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव से संवाददाता ने बात की तो और फिर विजुअल बनाने की परमिशन दी। कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया। इससे पहले इसे गृह मंत्री अमित शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया है।
हॉवर्ड से पढ़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्ट्री और आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया संभालेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने सरकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगी। सूत्रों ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 13 जुलाई से वनडे और टी20 की सीरीज खेलना है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के चलते श्रीलंका सीरीज के लिए भी टीम भेजी है। टीम की कमान शिखर धवन और कोचिंग राहुल द्रविड़ के हाथ में है। इन खिलाड़ियों में 2 बल्लेबाज धवन और मनीष पांडे के अलावा एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। यदि सभी 6 खिलाड़ियों के श्रीलंका के खिलाफ कुल रन देखें तो भी कोच राहुल द्रविड़ के बराबर नहीं होते हैं। धवन ने अब तक 16 वनडे में 983 रन जड़े हैं, जबकि द्रविड़ ने अपने जमाने में श्रीलंका के खिलाफ 46 वनडे में 1662 रन बनाए थे। अब वे टीम इंडिया के साथ बतौर हेड कोच श्रीलंका दौरे पर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे 13, 16 और 18 जुलाई को खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों टीमें 21, 23 और 25 जुलाई को टी20 सीरीज खेलेगी। सभी मैच कोलंबा और प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। इराक की राजधानी बगदाद में गुरुवार को अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी दूतावास को रॉकेट से निशाना बनाया गया। इस पर एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे गए। इराक की सेना ने इस हमले की जानकारी दी है। इससे 2 दिन पहले ही अमेरिका सेना ने दूतावास के पास घूम रहे एक ड्रोन को मार गिराया था। इससे पहले इराकी एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सेना के जवानों पर 14 रॉकेट हमले हुए थे। इसमें 2 लोग घायल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रॉकेट बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में गिरे थे। ग्रीन जोन में कई विदेशी दूतावास और सरकारी इमारतें हैं। दूतावास के एंटी रॉकेट सिस्टम ने एक रॉकेट का रुख मोड़ दिया था। वह ग्रीन जोन के पास जाकर गिरा था। अब तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमले ईरान समर्थी मलेशिया ने किए हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका ने मलेशिया के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की थी। पिछले साल न्यूयॉर्क में कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण में कामयाबी मिली थी, लेकिन उसके बाद यहां बंदूक हिंसा में 75% को बढ़ोतरी की गई थी। यद्य गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने न्यूयॉर्क में बंदूक हिंसा आपातकाल लगा दिया है। इस फंड में 567 करोड़ रुपए 21,000 नौकरियां को सर्जन पर खर्च होंगे। उम्मीद है इससे युवा रोजगार पाकर यही राह पर चल सके। क्यूमो के अनुसार गरीब, अश्वेत और लेटानी समुदायों पर दूसरे समुदायों के मुकाबले 10 गुना तक अधिक हमले हो रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में 2020 में गोलीबारी के 1500 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह 2019 की तुलना में करीब 2 गुने हैं। इस साल 4 जुलाई तक 765 घटनाओं में 886 लोगों को गोली मारी गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफसरों को कोरोना के साथ बंदूक हिंसा पर भी फोकस करने को कहा है। उन्होंने हिंसा पर रोकथाम के लिए 37,320 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके अधिकारी इन दिनों खास परेशान है। वजह सेमीकंडक्टर की कमी और उसे बनाने की तकनीक पर कब्जे की कोशिश में लगा चीन। इन्हें बनाने वाली मशीन दुनिया में सिर्फ डेनमार्क की कंपनी ASML होल्डिंग बनाती है। खास बात यह है कि 1,118 करोड़ रुपए की लागत वाली यह मशीन इतनी बड़ी है कि इसे लाने ले जाने में ही 40 शिपिंग कंटेनर, 20 ट्रक और 3 बोइंग 747 विमान लगते हैं। 2019 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी कि यह मशीन चीन को न मिल पाए और अब बाइडेन प्रशासन के रुख में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है।
जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रिसर्च एनालिस्ट विल हंट कहते हैं कि इस मशीन के बिना कोई भी देश या निर्माता सेमीकंडक्टर्स नहीं बना सकता। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के टीचिंग विभागों में एडमिशन के लिए होने वाली सीईटी की ऑनलाइन आवेदन की तकनीक टेस्टिंग होगी। इसके बाद सोमवार से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि अंतिम निर्णय एनटीए को लेना है। सीईटी के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सॉफ्टवेयर पार्टनर यानी एजेंसी की एग्जाम पेपर भी सेट करेगी। सीईटी समन्वयक डॉक्टर कन्हैया आहूजा ने बताया कि 12 जुलाई तक हर स्थिति में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 विभागों में 37 कोर्स की 2160 सीटों के लिए सीईटी होगी। हर साल सीईटी के लिए औसत 15,000 आवेदन आते हैं। सीईटी में आईआईपीएस, आईएमएस, लॉ, इकोनॉमिक्स, फार्मेसी, एएसएमजी, आईएमएस और कॉमर्स सहित अन्य विभाग शामिल हैं। हर साल बीए, एलएलबी, एमबीए, एमएस, बीकॉम ऑनर्स और एमबीए फाइनेंस व मार्केटिंग जैसे कोर्स की भारी डिमांड रहती है। कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। हार्वर्ड से पढ़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्ट्री और आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया है। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक कानूनों और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी। सूत्रों ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। यहां वे करीब 2 महीने से भर्ती थे। सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह को 2 बार कोरोना हुआ था। एक दिन पहले ही बुधवार को आईजीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनक राज ने कहा था कि वीरभद्र सिंह की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। वीरभद्र सिंह 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वे 1967, 1971, 1980 और 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल कर दी है। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके जरिए पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए उन्हें मंत्री उनके घूंट से बनाया जाए तो एलजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पार्टी से निकाले गए सांसदों में भी पशुपति पारस को नेता सदन मानने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दी थी। आगे उन्होंने लिखा है कि पार्टी विरोध और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति कुमार पारस को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पार्टी कड़ा ऐतराज दर्ज करती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। यहां के कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हुई है। इस तरह पिछले 24 घंटे में घाटी में कुल 5 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हुए एनकाउंटर में भी 2 आतंकी मारे गए। दोनों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है।
बिहार के लिए केंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार चौंकाने वाला रहा। तमाम कोशिशों के बाद भी जनता दल यूनाइटेड केवल एक मंत्री पद ले पाया तो चिराग के चाचा पशुपति पारस विरोध के बाद भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। वहीं रविशंकर प्रसाद केंद्र मंत्रिमंडल से बाहर हो गए तो केंद्र सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की कुर्सी जाते जाते बच गई। दावा किया जाने लगा है कि कोरोना के दौरान खराब स्वास्थ्य प्रबंध में दोनों मंत्रियों की कुर्सी ले ली, लेकिन आखिरी समय में ये चर्चा महज कोरी चर्चा बनकर रह गई। असल में अश्विनी चौबे बच गए। पटना साहिब से सांसद और बिहार भाजपा की राजनीति में प्रभावी माने जाने वाले रविशंकर प्रसाद को केंद्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। दुनिया में बुधवार को कोरोना के 4,30,441 कोरोना लोगों के केस आए और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 4,09,292 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,156 लोगों की संक्रमण की वजह से जान चली गई। बीते दिन यहां 28,773 लोग कोरोना की चपेट में आए। यहां आंकड़ा पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 29 जनवरी को यहां 28,910 संक्रमितों का पहचान हुई थी। दुनिया में बुधवार को सबसे ज्यादा मामले ब्राजील में सामने आए। यहां पिछले 24 घंटे में 62,504 लोग कोरोना की चपेट में आए। संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा 1,787 लोग मौतें ब्राजील में ही रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद भारत में 930, रूस में 377, इंडोनेशिया में 728, कोलंबिया में 553 और अर्जेंटीना में 462 लोगों की जान चली गई। एमपी हनी ट्रैप मामले में जेल में 2 साल से बंद आरोपी श्वेता, स्वप्निल जैन और मोनिका को बुधवार देर शाम सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। मोनिका को लेकर उसके परिवार वाले भी उज्जैन जेल पहुंचे थे। अन्य आरोपी श्वेत विजय जैन की हनी ट्रैप मामले में जमानत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके खिलाफ भोपाल में मानव तस्करी में केस दर्ज है। इस कारण से उसे रिहा नहीं दी गई है। सितंबर 2019 में नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया थाने पर शिकायत की थी कि कुछ महिलाएं उन्हें अश्लील वीडियो वायरल करने के काम कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए मांग रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिलाओं के गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आरोपी जेल में से हैं। इस हनी ट्रैप कांड से सियासी भूचाल आ गया। गुरुवार से बिजली की नई दरें लागू हो जाएंगी, लेकिन जून की खपत के जारी हुए बिल अभी से झटका दे रहे हैं। लॉकडाउन के कारण 3 महीने तक रीडिंग ठीक से नहीं हो पाई। नतीजा यह हुआ कि पिछले महीने घरों में रीडिंग हुई तो 3 महीने की वास्तविक खपत के हिसाब से अब बिल जारी हो रहे हैं। बिजली नियामक आयोग ने 1 जुलाई को 0.68% बिजली महंगी कर दी थी। 8 जुलाई से इसे लागू किया जाना तय किया गया था। बिजली कंपनी ने 10 पैसे तक प्रति यूनिट के हिसाब से नए स्लैब तैयार कर लिए गए हैं। इस हिसाब से बिल जारी किए जाएंगे। हालांकि एक राहत की ये खबर है कि फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट के नाम पर 20 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। इसका मतलब यह है कि नई दरों के हिसाब से बिल में 20 से 26 रुपए का इजाफा होगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के 1995 वर्ग किलोमीटर में प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल घटनाएं जाने के प्रस्ताव पर उठे विवाद में अब विपक्ष भी कूद पड़ा है। उन्होंने कहा, ऐसा करके राज्य सरकार केवल उद्योगपतियों का हित संरक्षित करना चाहती है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, जिन विधायकों के पत्र के आधार पर क्षेत्रफल कम करने की कवायद शुरू हुई है, वह पत्र होना अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। वह पत्र उनसे लिखवाया गया है। इस सरकार को अब छत्तीसगढ़ के जंगलों, आदिवासियों और हाथियों के रहवास की चिंता नहीं है। इन्हें अब उद्योगपतियों के हितों को संरक्षित करने की ही चिंता है। कहा, हाथी रिजर्व को 1995 वर्ग किलोमीटर को बढ़ाकर 3,827 वर्ग किलोमीटर करने की बात थी। अब 450 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है। आखिरी इतना विरोध सभा क्यों? यहां तो सरकार का यू टर्न है। छत्तीसगढ़ में समय से पहले आया मानसून अभी मेहरबान दिख रहा है। आज शाम 7 बजे तक पूरे प्रदेश में पर बादल का छा चुका है। रायपुर में देर शाम भारी बरसात हुई।
रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने शाम 6:30 बजे के त्वरित पूर्वानुमान बुलेटिन में बताया कि अगले 4 घंटों में 20 जिलों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। बिजली गिरने की भी संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में 8:30 बजे तक 41 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका झारखंड से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। एक दूसरी द्रोणिका उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक दक्षिण बिहार, उत्तर झारखंड और गंगेटिक पश्चिम बंगाल होते हुए मध्य समुद्र तल पर स्थित है। पंजाब के लुधियाना में बुधवार को एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां निहंग के वेशधारी एक शख्स ने भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बूथ को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना से जुड़े नकारात्मक और सकारात्मक दोनों की ही पहलुओं के वीडियो विकल्प सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। वहीं इस घटना के बाद इसके कांग्रेसियों के साथ साथ आम आदमी में भी रोष का माहौल है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की जब पड़ताल की तो पाया यह लुधियाना महानगर के सलेम टाबरी इलाके में है। इसी के साथ एक और वीडियो क्लिप भी सामने आया है जो इस कृत्य के तुरंत बाद का है। इस क्लिप में एक पगड़ीधारी शख्स अपनी पगड़ी से अपमानित हुई प्रतिमा को साफ करते दिखाई दे रहा है। देश में बुधवार को 45,695 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 40,506 लोग ठीक हुए और 819 की संक्रमण की वजह से जान चली गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,357 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। देश में 56 दिनों के बाद एक्टिव केसों में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले 12 मई को इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या में 6,399 की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद से लगातार एक्टिव केसों में गिरावट हो रही है। अनलॉक के बाद जून में मप्र के कारोबार में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। लॉकडाउन के समय जो ई-वे बिल में मई को केवल 3.5 लाख की हाजिरी हुई थी वह जून में बढ़ाकर 3.8 लाख की हो गई है। मप्र में बिना प्रतिबंध के समय हर माह औसतन 9 से 10 लाख ई-वे बिल जारी होते हैं। अब उम्मीद है कि जून के कारोबार के जो रिटर्न जुलाई माह में दाखिल होंगे। वहीं जून में कर सलाहकार सीए के दफ्तर खुलने से मार्च, अप्रैल और मई के रुके हुए जीएसटी रिटर्न भी भरे गए। मई में कारोबार बंद होने के बावजूद सरकार को जीएसटी 241 करोड़ अधिक तक मिला हुआ है। मप्र के जिलों में या अन्य राज्यों में 50,000 से अधिक माल भेजने के लिए व्यापारी को जीएसटी की साइट पर जाकर ई-वे बिल जनरेट करना होता है जो ट्रक के साथ जरूरी होता है। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही अन्य लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद अब बेपटरी हो गई रेलगाड़ी भी फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है, जो हर दिन सुबह 5:25 पर ट्रेन मंदसौर से रवाना होगी और सुबह 11:15 बजे उदयपुर पहुंचेगी। इसके बाद यही ट्रेन दोपहर 2:25 पर उदयपुर से रवाना होगी। इस दौरान यात्रियों के लिए ट्रेन का फतेहनगर, मावली, बीमल, खेमली, देवारी और राणा प्रताप नगर पर ठहराव होगा। लेकिन अब 17 जुलाई से जयपुर अहमदाबाद फ्लाइट का संचालन फिर से शुरू होगा, जिसके तहत सुबह 7:05 पर सप्ताह में 4 दिन उदयपुर से अहमदाबाद की फ्लाइट उड़ान भरेगी। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है। गुरुवार को प्रदेश में 6:50 लाख नागरिकों को वैक्सीन लगेगी। वहीं भोपाल में 32,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाने वाले नागरिकों की 84 दिन के बाद गैप में दूसरा डोज लगेगा। वहीं कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन के गैप में लगेगा। भोपाल के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र दुबे ने बताया कि भोपाल में दोनों वैक्सीन लगेगी। इनको पहला और दूसरा डोज लगेगा। इसके बाद सिर्फ बच्चे और डोज अनस्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। दुबे ने बताया कि गुरुवार को 22,600 कोविशील्ड और 9,000 कोवैक्सीन की डोज लगेगी। तो आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।